नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं को पढ़ना, संख्याओं के स्थानीय मान को निकालना और संख्याओं के वास्तविक मान को निकालना समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं संख्याओं को किस तरह से पढ़ा जाता है। संख्याओं को पढ़ने की दो तरह की पद्धतियाँ होती हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। एक पद्धति होती है भारतीय पद्धति, जिसको बोला जाता है हिंदू अरेबिक पद्धति या हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति, और जो दूसरी पद्धति जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं वो होती है ब्रिटिश संख्या पद्धति, और उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति भी कहते हैं। दोनों ही पद्धतियों में संख्याओं को किस तरह से पढ़ा जाता है और किस तरह से संख्याओं को लिखा जाता है, हम लोग इस बात को आज लोग समझेंगे। ठीक है ना, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं भारतीय पद्धति। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी संख्या दी गई है तो उसमें जो पहला अंक होता है दाहिनी ओर से, पहला अंक होता है इकाई का। पहला अंक इकाई का होता है। इकाई के बाद में दूसरा अंक जो होता है वो होता है दहाई का। पहला अंक इकाई का और दूसरा अंक दहाई का। दहाई के बाद में तीसरा अंक आता है सैकड़ा का। सैकड़ा के बाद में हजार। हजार के बाद में 10,000। 10,000 के बाद में लाख। लाख के बाद में 10 लाख। 10 लाख के बाद आता है करोड़, और करोड़ के बाद में आता है 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद में हम आगे अगर पढ़ना चाहें, अगर हमारी संख्या और बड़ी है तो 10 करोड़ के बाद में अरब आता है। अरब के बाद में 10 अरब आता है। 10 अरब के बाद में खरब आता है। खरब के बाद में 10 खरब आता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाते हैं। लेकिन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 7 या 8 अंकों तक की संख्याओं के ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपने 10 करोड़ तक की संख्याओं को अच्छी तरीके से पढ़ना सीख लिया है तो और ज्यादा आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ये तो हो गया भारतीय तरीका। अब बात करते हैं ब्रिटिश तरीके में कि ब्रिटिश में किस तरीके से संख्याओं को पढ़ा जाता है ब्रिटिश पद्धति में। तो ब्रिटिश पद्धति में जो पहला अंक होता है वो इकाई का ही होता है, दूसरे अंक दहाई का, तीसरा सैकड़ा का, चौथा हजार का, पांचवा अंक 10,000 का। 10,000 तक दोनों ही संख्या पद्धतियों में किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं है। भारतीय पद्धति में भी पहला अंक इकाई का होगा, ब्रिटिश संख्या पद्धति में भी पहला अंक इकाई का होगा। दहाई का, ये भी दहाई का होगा। भारतीय में सैकड़ा का अंक, ब्रिटिश में भी सैकड़ा का ही कहलाएगा। यानी 10,000 तक दोनों ही पद्धतियों में किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं रहता है। अंतर आता है लाख से। यहाँ पर हम भारतीय संख्या पद्धति में 10,000 के बाद में बोलते हैं लाख, यहाँ पर लाख होता है। लेकिन ब्रिटिश संख्या पद्धति में हम इसको बोलेंगे 100,000। हम यहाँ पर लाख शब्द का यूज नहीं करेंगे, हम इसको बोलेंगे 100,000। 100,000 के बाद में यहाँ पर आएगा मिलियन। 100,000 के बाद में यहाँ पर मिलियन होता है, इसको हम 10 लाख बोलते हैं भारतीय पद्धति में, लेकिन ब्रिटिश संख्या पद्धति में हम उसको कहते हैं मिलियन। 10 लाख के बाद में भारतीय संख्या पद्धति में करोड़ आता है, लेकिन मिलियन के बाद में आता है 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद में आता है 100 मिलियन, और 100 मिलियन के बाद में अगर हमारी संख्या और भी ज्यादा बड़ी है तो 100 मिलियन के बाद में बिलियन आएगा। बिलियन के बाद में 10 बिलियन आएगा। 10 बिलियन के बाद में 100 बिलियन आएगा। इस तरीके से संख्या को और आगे पढ़ सकते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि जो संख्याएं हमारी परीक्षाओं में आती हैं उनमें मुख्य रूप से 7 से 8 अंकों तक की संख्याएं ही पूछी जाती हैं। तो आपको और आगे सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 10 करोड़ तक की संख्याओं को अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना सीख लिया तो परीक्षाओं में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और दोनों ही पद्धतियों में हम संख्या को पढ़ेंगे कि किस तरीके से संख्या को पढ़ा जाता है। हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं। हमने यहाँ पर संख्या लिखी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7,87,69,543। ये जो अभी हमने आपको पढ़ के बताया है, ये बताया है आपको भारतीय पद्धति में।
अब हम इसको थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, पहला अंक होता है इकाई का, दूसरा अंक होता है दहाई का, तीसरा अंक होता है सैकड़ा का, चौथा अंक होता है हजार का, पांचवा अंक होता है 10,000 का, उसके बाद लाख, लाख के बाद में 10 लाख और उसके बाद में करोड़। ठीक है, पहले हम आपको भारतीय तरीके से संख्या को पढ़ना बताएंगे और उसके बाद में ब्रिटिश तरीके से कैसे संख्या को पढ़ा जाता है वो बताएंगे। 7 करोड़ के स्थान पर है तो इसको 7 करोड़ बोलेंगे। 8 10 लाख के स्थान पर है और 7 लाख के स्थान पर है तो इन दोनों को साथ में मिलके पढ़ेंगे। 6 10,000 के स्थान पर है, 9,000 के स्थान पर है तो इन दोनों को साथ में मिलके पढ़ेंगे और उसके बाद में हम बाकी की संख्या को पढ़ेंगे। अब हम आपको एक साथ पढ़ के बताते हैं। 7 करोड़ 87 लाख 69,543। फिर से एक बार सुनिएगा आप लोग। 7 करोड़ 87 लाख 69,543। ये हो गया भारतीय तरीका। भारतीय तरीके से इस तरीके से संख्या को पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं ब्रिटिश तरीके से कि ब्रिटिश तरीके से कैसे संख्या को पढ़ेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद में क्या आता है, हम उसको लाख नहीं बोलते हैं, 100,000 बोलेंगे। तो 100,000, 100,000 के बाद में मिलियन और मिलियन के बाद में 10 मिलियन। तो यहाँ पर जो 7 है वो है 10 मिलियन के स्थान पर और 8 जो है वो है आपका मिलियन के स्थान पर। इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद में 7 है आपका 100,000 के स्थान पर, 6 है 10,000 के स्थान पर और 9 है आपका 1000 के स्थान पर। तो इन तीनों को साथ में मिलके पढ़ेंगे, फिर बाद में शेष संख्या को पढ़ेंगे। अब हम पूरी संख्या को एक साथ आपको पढ़ के बताते हैं। तो ये संख्या हो जाएगी 78,769,543। तो ये हो गया आपका ब्रिटिश तरीका। एक बार और संख्या को ध्यान से सुनिए। 78,769,543। ठीक है ना। एक बात और हम आपको समझा देते हैं कि जो भारतीय तरीका होता है इसमें दो संख्याओं को साथ में मिलकर पढ़ा जाता है। जैसे जो अंक 1000 के स्थान पर होगा और 10,000 के स्थान पर होगा, उन दोनों को हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे। उसी प्रकार से जो अंक लाख के स्थान पर होगा और 10 लाख के स्थान पर होगा, उन दोनों को हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। उसी प्रकार से करोड़ और 10 करोड़ वाले स्थान पर जो अंक हैं उनको साथ में मिलकर पढ़ेंगे। लेकिन ब्रिटिश संख्या पद्धति में हम 3-3 अंकों को साथ में लेके पढ़ते हैं। जो अंक 1000, 10,000 और 100,000 के स्थान पे होंगे, उन तीनों अंकों को हम साथ में लेके पढ़ेंगे। उसी प्रकार से मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन के स्थान पर जो अंक होंगे, उन तीनों को साथ में लेके पढ़ेंगे। यानी भारतीय संख्या पद्धति में 2-2 अंकों को साथ में लेके पढ़ा जाता है और ब्रिटिश संख्या पद्धति में 3-3 अंकों को साथ में लेके पढ़ा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोनों संख्या पद्धतियों में किस तरीके से अंकों को पढ़ा जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको और समझाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर एक हम संख्या लिखते हैं। जैसे आपके सामने ये संख्या लिखी हुई है, अब इसको पढ़ते हैं। पहले हम भारतीय तरीके से इसको पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको ब्रिटिश तरीके से भी पढ़ के बताएंगे कैसे संख्या को पढ़ा जाएगा। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 8 जो है वो करोड़ के स्थान पर है, ठीक है ना। और 7 10 लाख के स्थान पर है, 6 लाख के स्थान पर है, 3 10,000 के स्थान पर है, 2,000 के स्थान पर है, 1 सैकड़ा के स्थान पर है, 9 दहाई के स्थान पर है, 5 इकाई के स्थान पर है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि भारतीय पद्धति में 2-2 अंकों को साथ में लेके पढ़ा जाता है। 8 करोड़ के स्थान पर है तो 10 करोड़ के स्थान पर तो है नहीं कोई अंक, इसलिए 8 को अलग से पढ़ा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 करोड़ 76 लाख 32,195। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। 8 करोड़ 76 लाख 32,195। ये तरीका हो गया आपका भारतीय तरीका। अब हम इसको ब्रिटिश तरीके से भी पढ़ेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो जो 10 मिलियन और मिलियन के स्थान पर जो अंक है उनको हम साथ में पढ़ेंगे। 100,000,
10,000 और 1000 के स्थान पे जो अंक है उनको हम साथ में मिलके पढ़ेंगे। फिर सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थान के अंकों को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 87,632,195। फिर से एक बार सुनिए आप लोग, 87,632,195। ये तरीका हो गया ब्रिटिश तरीका। तो हमने आपको दोनों तरीके से बताया है कि दोनों तरीके से संख्याओं को किस तरह से पढ़ा जाता है, भारतीय तरीके से और ब्रिटिश तरीके से। आपको दो तरह से प्रश्नों के अभ्यास करना है। एक तो आपको अभ्यास करना है, कुछ संख्याओं को आपको लिखना है, कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं को, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की संख्याओं को आपको लिखना है और उसको फिर शब्दों में लिख के आपको अभ्यास करना है। शब्दों में आप उसको लिखिए, भारतीय पद्धति में भी लिखिए, ब्रिटिश पद्धति में भी लिखिए। इस तरीके से आप लोग कई सारी संख्याओं का अभ्यास करिए। उसके बाद में फिर शब्दों में कुछ संख्याओं को लिखिए, शब्दों में संख्याओं को लिखिए और फिर शब्दों में लिखी हुई संख्याओं को आप लोग अंकों में लिखिए, अंकों में बनाने का प्रयास करिए कि अंकों में उसको किस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो कई तरह के एग्जामों में पूछे जाते हैं। खास तौर पे जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनमें इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों का अभ्यास कर लेना है। इसके बाद में हम एक और आपको छोटी सी बात बता देते हैं। देखिए, कॉमा लगाने का भी एक नियम होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी, ये आपके सामने एक संख्या है, काफी बड़ी है। तो भारतीय पद्धति में कॉमा लगाने का नियम थोड़ा अलग होता है और ब्रिटिश पद्धति में कॉमा लगाने का नियम अलग होता है। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि भारतीय पद्धति में हम 2-2 अंकों को साथ में लेके पढ़ते हैं और ब्रिटिश पद्धति में हम लोग 3-3 अंकों को साथ में लेके पढ़ते हैं। तो भारतीय पद्धति में जो कॉमा लगाया जाता है, पहला कॉमा आपका 3 अंकों के बाद आता है। उसके बाद में जब भी आपको कॉमा लगाना हो तो आपको 2-2 अंकों को गिन के फिर आपको कॉमा लगाना है, यानी 2-2 अंकों के बाद में कॉमा आता है। जैसे पहला कॉमा आपका 1 और 6 के बीच में आएगा, उसके बाद में 3 और 2 के बीच में, और फिर उसके बाद में 7 और 6 के बीच में। ये तो हो गया भारतीय तरीका। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटिश तरीके में, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से कॉमा, तो अंतर्राष्ट्रीय तरीके में अभी हमने आपको बताया है कि इनमें 3-3 अंकों को साथ में लेके पढ़ते हैं। तो 3-3 अंकों को साथ में लेके पढ़ने का इसमें तरीका है। तो इसमें हमेशा जब भी कॉमा लगाते हैं तो हमेशा 3-3 अंकों के बाद में ही लगाया जाता है। तो पहला कॉमा 6 के बाद लगेगा, दूसरा कॉमा हम लोग 6 और 3 के बीच में लगाएंगे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कॉमा किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोनों पद्धतियों में संख्याओं को किस तरीके से पढ़ा जाता है, आपको अभ्यास करना है। इसके बाद में अब हम लोग समझते हैं संख्याओं के स्थानीय मान और संख्याओं के वास्तविक मान। स्थानीय मान और वास्तविक मान, किसी भी अंक के 2 तरह के मान होते हैं। जो भी आपके सामने संख्या लिखी हुई है उसमें जितने भी अंक हैं उसके 2 तरह के मान होते हैं। एक मान होता है स्थानीय मान और दूसरा मान होता है वास्तविक मान। वास्तविक मान को हम लोग अंकित मान भी कह सकते हैं। स्थानीय मान को अंग्रेजी में बोला जाता है प्लेस वैल्यू और वास्तविक मान को बोला जाता है रियल वैल्यू। हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है और वास्तविक मान कैसे निकाला जाता है। हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं। हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी है 78,932। 78,932 हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी है और इसमें हम निकालते हैं। पहले हम बात करते हैं स्थानीय मान की। तो आपको बता दें कि स्थानीय मान जो होता है वो स्थान से संबंधित होता है। स्थान बदलने पर किसी भी अंक का स्थानीय मान बदल जाता है, क्योंकि ये निर्भर करता है स्थान पर। जैसे इसमें हम बात करते हैं 7 की। अगर हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है तो हम देखेंगे कि 7 कौन से स्थान पर है। तो 7 जो है हमारा, इसको हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 7 का जो है वो 10,000 के स्थान पर है। तो 7 10,000 के स्थान पर होने की वजह से इसके आगे हम 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमें 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 के आगे हम 3 जीरो लगा देंगे, 8 का स्थानीय मान 8,000 हो जाएगा।
9 का स्थानीय मान यदि हमें निकालना है तो 9 के आगे हम 2 जीरो लगा देंगे, तो 9 का स्थानीय मान 900 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा और 2 का स्थानीय मान 2 रहेगा। ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझने का तरीका यह है कि आपको ये देखना है कि जिस भी अंक का आपको स्थानीय मान निकालना है उसके दाहिनी ओर कितने अंक हैं। जैसे 7 है तो 7 के दाहिनी ओर 4 अंक हैं, तो आपको 4 जीरो लगा देना है, ये हो जाएगा 7 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान निकालना है तो आप देखिए 8 के दाहिनी ओर 3 अंक हैं, तो आपको 3 जीरो लगा देना है। आपको यहाँ पर 9 का स्थानीय मान निकालना है तो 9 के दाहिनी ओर 2 अंक हैं, तो आपको 2 जीरो लगा देना है। 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 के दाहिनी ओर 1 अंक है, तो आपको 1 जीरो लगा देना है। अब 2 के दाहिनी ओर 1 भी अंक नहीं है, इसलिए 2 का जो स्थानीय मान है वो आपका 2 ही रहेगा। इस तरह से हम किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं वास्तविक मान की। तो आपको बता दें किसी भी संख्या का वास्तविक मान स्वयं वही संख्या होती है। किसी भी संख्या का अगर हमें वास्तविक मान निकालना है तो वो स्वयं वही संख्या उस संख्या का वास्तविक मान या उस अंक का वास्तविक मान कहलाता है। इसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं आता है, चाहे वह अंक इकाई के स्थान पर हो, चाहे दहाई के स्थान पर हो, चाहे सैकड़ा के स्थान पर हो। किसी भी अंक का वास्तविक मान हमेशा वही अंक ही रहता है, स्थान के हिसाब से उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझा देते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिखी 62,246, हमने यहाँ पे लिखी 62,246 एक संख्या। अब यहाँ पर हमें मान के चलिए कि 6 है। अब 6 का अगर हमें वास्तविक मान निकालना है तो 6 का वास्तविक मान 6 ही रहेगा, भले ही वो किसी भी स्थान पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 का वास्तविक मान हमेशा 6 ही रहेगा। 2 का वास्तविक मान 2 ही रहेगा। 4 का वास्तविक मान 4 ही रहेगा। ठीक है ना। तो किसी भी अंक का वास्तविक मान यदि निकालना है तो हमेशा वही अंक होता है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आता है। 1 का वास्तविक मान 1 रहेगा, 2 का वास्तविक मान 2 रहेगा, 3 का वास्तविक मान 3 रहेगा, 4 का वास्तविक मान 4 रहेगा, 5 का वास्तविक मान 5 रहेगा। इस तरीके से हम किसी भी अंक का अगर वास्तविक मान निकालें तो उसका वास्तविक मान हमेशा वही रहता है। बदलता क्या है? बदलता है स्थानीय मान। समझ में आ गया ना। तो आपको दोनों ही मान अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। चलिए अब देखिए एक बात और हम आपको बता दें, परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते हैं कि भाई इस संख्या में इस अंक का स्थानीय मान निकालो या वास्तविक मान निकालो। वो क्या काम करते हैं, एक भाषा बना देते हैं, प्रश्न की एक भाषा बना देते हैं और उसके द्वारा वो प्रश्नों को पूछते हैं। इसको हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग, जैसे एक संख्या लिखते हैं हम पहले तो, जैसे हमने एक संख्या लिखी, हमने एक संख्या लिखी 92,856। अब मान लीजिए प्रश्न आ गया परीक्षा में कि दी गई संख्या में 2 के स्थानीय मान, 2 के स्थानीय मान और 5 के वास्तविक मान का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल क्या होगा मतलब उन्होंने पूछा है कि 2 के स्थानीय मान और 5 के वास्तविक मान का गुणनफल क्या होगा। तो हम सबसे पहले 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम 5 का वास्तविक मान निकालेंगे और फिर उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे और जो भी गुणनफल आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जैसे 2 है तो 2 का यदि हम स्थानीय मान निकालते हैं तो देखिए 2 के दाहिनी ओर कितने अंक है, 1 2 3, 2 के दाहिनी ओर 3 अंक है तो इसके आगे हम 3 जीरो लगा देंगे, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2000। अब बात करते हैं 5 के वास्तविक मान की। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी अंक का अगर वास्तविक मान निकालना है तो वास्तविक मान हमेशा वही अंक ही होता है, तो 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा। अब हम 2000 का 5 में गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, तो आपका हो जाएगा 10,000। 10,000 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका उत्तर। तो हमने तो एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया है कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। कभी गुणनफल पूछ लिया जाता है,
कभी भागफल पूछ लिया जाता है, कभी योगफल पूछ लिया जाता है, कभी अंतर पूछ लिया जाता है। तरह तरह से भाषा बना के वो प्रश्नों को आपसे पूछते हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालना आ गया है तो कैसा भी वो प्रश्न बना दें, आपको कोई परेशानी उसमें नहीं होगी। ठीक है ना। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने 3 चीजें समझी हैं। पहला हमने समझा है कि संख्याओं को किस तरह से पढ़ा जाता है, उसके बाद हमने संख्याओं के स्थानीय मान को निकालना समझा और हमने संख्याओं के वास्तविक मान को निकालना समझा। तीनों ही जो चीजें हमने आपको समझाई हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई तरह के ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, आप लोगों को अभ्यास करना है। ठीक है। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम लोग, अगली क्लास में हम लोग कोई नई चीज समझेंगे। धन्यवाद।